नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विज़न यूपीपीएससी पर। एक ज़रूरी सूचना है, यदि आप यूपीपीसीएस प्री 2020, आरओ प्री 2016 और बीईओ प्री 2019 की परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो आप हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सभी जानकारी आपको नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। उसके साथ ही आप acharya.com को भी विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप टेलीग्राम पर हमारा ग्रुप है विज़न यूपीपीएससी, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। उसके साथ ही आपको यहाँ काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हम प्राचीन और मध्यकालीन भारत के बाद अब आधुनिक भारत को डिस्कस कर रहे हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में हमने एक वीडियो पूरा देख भी लिया है। उसमें क्या है, हमने क्या देखा था, मुग़ल साम्राज्य का किस तरीके से पतन हुआ है और कितने कमज़ोर जो उत्तराधिकारी आए थे उनके कारण मुग़ल जो हैं एक बैकफुट पे आते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पतन होता जा रहा है उनका। और उधर से यूरोपीय शक्तियाँ, पुर्तगाली, डच और अंग्रेज सब आए हैं। कैसे किस तरीके से मराठा शक्ति जो थी क्षीण होती हुई दिखाई दे रही है। इस सब के बारे में हमने 50 MCQs को देखा है, इंपॉर्टेंट MCQs को देखा है। उन MCQs में क्वेश्चन आंसर के साथ साथ जो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी है, उससे आपका काफ़ी सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और आज हम देखेंगे यूरोपियंस जो आ गए हैं पूरे भारत में, और कहीं पे पुर्तगाली हैं, कहीं पे फ्रांसीसी, कहीं पे डच हैं, किस तरीके से वो अपना अधिकार जमा रहे हैं। तो यूरोपीय शक्तियों का उद्भव किस तरीके से हुआ है वो हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सबसे पहले आप लोग इस तरीके से एक चार्ट बना लीजिए। उसमें क्वेश्चन नंबर, आपका आंसर, योर आंसर, करेक्ट आंसर और मार्क्स लिखिए, ठीक है। और 1 2 3 करके जो भी आपका आंसर ABC आप दे रहे हैं, यहाँ पे ADB जो भी आ रहा है, +1 -1 -1 इस तरीके से करके पूरा देखिए आपके कितने आंसर्स यहाँ पे ठीक हो रहे हैं, जिससे आपको अपने भी पता चल जाएगा कि आप कितना ठीक कर पा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुर्तगालियों ने जब गोवा पर अधिकार किया तब वाइसराय अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। सही स्टेटमेंट है, हमने अभी देखा भी था पिछले वीडियो में, उस समय अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 16वीं सदी के आरंभ में पुर्तगालियों ने फारस में स्थित हरमुज से लेकर मलाया में स्थित मलक्का तक एशिया से के पूरे समुद्र तट पर कब्जा कर लिया था। सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे। इन्होंने हरमुज स्ट्रेट, जो हरमुज है फारस की खाड़ी में, पर्शियन गल्फ में जो है, वहाँ से लेके और मलक्का, आपको पता है इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड तक इन्होंने पूरा अपना कब्जा कर लिया था। स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अंग्रेज तो बाद में आए हैं। नेक्स्ट क्या है, दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में कब्जा करने के कारण पुर्तगालियों को मुगलों के साथ संघर्ष करना पड़ा। ये स्टेटमेंट गलत है। मुगल साम्राज्य के बाहर था दक्षिण भारत, दक्षिण साम्राज्य था जो उनके बाहर था। औरंगजेब की दक्कन नीति है, औरंगजेब तक आप देखेंगे ये जो है मुगल आपको दक्षिण भारत में थोड़ी बहुत दिखाई देंगे, लेकिन उसके बाद जो है आगे के जो उत्तराधिकारी हैं वो इतने सक्षम नहीं थे कि उन्होंने दक्कन पे अपना साम्राज्य स्थापित कर सके, आधिपत्य कर सके। आप देखेंगे यहाँ पे चिनकिलिच खान, निजामुल मुल्क जो है, उसने एक हैदराबाद की स्थापना, अलग शासन की स्थापना कर ली थी। तो यहाँ पे मुगल थे ही नहीं, तो इनका सामना कैसे करना पड़ा होगा। ये स्टेटमेंट गलत है। सत्य कथन पूछा है, केवल कथन 1 और 2 सत्य हैं। आंसर हो जाएगा हमारा A। क्वेश्चन नंबर 2, 16वीं सदी के यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के संघर्ष के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? इंग्लैंड, हॉलैंड और फ्रांस जैसे व्यापारिक देशों ने विश्व व्यापार पर स्पेनी और पुर्तगाली एकाधिकार के खिलाफ कड़ा संघर्ष छेड़ दिया। सही स्टेटमेंट है। असत्य कथन बताना है। इस सदी के उत्तरार्ध में इंडोनेशिया के व्यापार पर फ्रांस का अधिकार स्थापित हो गया था। गलत स्टेटमेंट है। इंडोनेशिया पर डच व्यापारी थे, ना कि फ्रांस के। डचों की जो दिलचस्पी थी बहुत ज़्यादा, आपने देखा था वेदरा का युद्ध हुआ था किसके बीच, अंग्रेज और डचों के बीच, और डच जो है पराजित हो गए थे। तो डच जो है यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। वो कहाँ थे, स्पाइस आइलैंड जैसे जो द्वीप हैं, आइलैंड्स हैं, कहाँ पर, इंडोनेशिया में, जहाँ पे बहुत मसाले पैदा होते थे, वो वहाँ ज़्यादा अपनी दिलचस्पी रखते थे। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। भारत, श्रीलंका और मलाया के व्यापार पर अंग्रेजों ने अधिकार जमा लिया। सही स्टेटमेंट है। और डचों की दिलचस्पी भारत में नहीं, इंडोनेशिया के मसालों के द्वीपों पर थी। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो यहाँ पे केवल स्टेटमेंट B गलत है, ठीक है, बाकी सभी स्टेटमेंट सही हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा B।
क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1615 में जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्रियां खोलने का अधिकार देने वाला एक शाही फरमान जारी करने में सफल रहा? ठीक है, तो ये कौन था? ये था टॉमस रो। जो कैप्टन हॉकिंस था वो जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा लेने आया था, लेकिन उसको पूरी तरीके से सफल करने में सफल कौन कर पाया, लागू कौन कर पाया? वो था टॉमस रो। आंसर हो जाएगा हमारा बी। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन पूरा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री किस स्थान पर स्थापित की थी? BEO प्री और ROARO प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, और जो भी और एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो पहली फैक्ट्री इन्होंने सूरत में स्थापित की। आप कई बार भूल जाते हैं इस चीज़ को, तो ये किस तरीके से आप ध्यान रखेंगे? देखिए, एक मिनट मैप से आपको बताते हैं। ये लोग इस रास्ते कहीं से आए हैं इंडिया में, ठीक है, इस रास्ते आए हैं। इन्होंने क्या किया, एलिजाबेथ का जो रॉयल चार्टर के द्वारा इन्हें अधिकार तो मिल गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का। इन्होंने पश्चिमी तट पे, क्योंकि इधर की तरफ आए हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, पश्चिमी तट पे इन्होंने सूरत में, देखिए अंदर तक घुसने में टाइम लगेगा अपनी जड़ें जमाने में। अब कोई क्या है, जैसे ऐसे एग्जाम्पल ध्यान रखिए, बांग्लादेशी जितने भारत में आए हैं वो दक्षिण भारत की तरफ थोड़ी हमें दिखाई दे रहे हैं। कहाँ दिखाई देंगे? असम में दिखाई देंगे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में दिखाई देंगे। उसके बाद कहाँ आएंगे अंदर को? तो ये आ गए कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में आ जाएंगे, ठीक है। पश्चिम बंगाल के बाद ये बिहार की तरफ बढ़ेंगे, बिहार से थोड़ा यूपी में, और यूपी के बाद दिल्ली वगैरह में ये आते हुए दिखाई देंगे। एकदम सीधे जितने भी आए हैं बांग्लादेशी सीधे दक्षिण भारत तो पहुँच नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये आसपास के जगहों में बसने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरीके से ये जो हमारे अंग्रेज हैं आए हैं, हमारे नहीं हैं, ये तो गलत बोल दिया, इन्होंने तो हमें बहुत लूटा है। तो अंग्रेज जो हैं, पराए जो अंग्रेज हैं, जो हमारे देश में एकाधिकार करने के लिए आए थे व्यापार के नाम पे, और हमें बर्बाद करके और बांट के चले गए। उन्होंने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री स्थापित की है सूरत में 1608 में, ठीक। अब आपको याद रहेगा, होप सो। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। कुछ एग्जाम्पल से ना चीज़ें याद रखने में बहुत आसानी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंग्रेजों ने बम्बई को फ्रांसीसियों से प्राप्त किया था। बम्बई को, गलत स्टेटमेंट है। बम्बई के बारे में आपको पता होगा, दहेज में दी गई थी। ये कोई ऐसी चीज़ थी, अपनी चीज़ कोई दहेज में देता है, दूसरे की चीज़ कैसे दहेज में दे दी जाएगी? ये क्या था, जब इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने एक पुर्तगाली राजकुमारी से शादी कर ली थी, ठीक, तो पुर्तगालियों ने उसे बम्बई का द्वीप दहेज में दे दिया। बम्बई के रूप में अंग्रेजों को एक बड़ा और आसानी से रक्षा कर सकने योग्य बंदरगाह प्राप्त हो गया। फ्रांसीसी नहीं थे, कौन थे? पुर्तगाली। देखिए कितनी मुश्किलों से पुर्तगालियों ने भारत पे कब्जा कर पाया, और उन कितने सारे सेना और सबको काम किया होगा, और राजा ने उठाया, राजकुमारी की शादी में पूरी जगह जागीर की तरह दे दी, ठीक। तो ये जो है यहाँ पे फ्रांसीसी नहीं थे, पुर्तगाली थे। फ्रांसीसी जो है बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड कहाँ रहे हैं? कर्नाटक की तरफ, ठीक है, और उनका बहुत इंटरेस्ट भी नहीं रहा है इंडिया में। जैसे डच जो है इंडोनेशिया की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड रहे थे, ऐसे ही फ्रांसीसी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहे थे इधर की तरफ, उनका थोड़ा सा ही क्षेत्र था। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये गलत हो गया। नेक्स्ट है क्या, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की। ये स्टेटमेंट भी गलत है। इन्होंने अपनी दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी 1611 में। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है। सत्य कथन पूछा है, दोनों ही कथन सत्य नहीं है। आंसर हो जाएगा हमारा डी, ना तो 1 और ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 6, 1686 में औरंगजेब द्वारा अंग्रेज व्यापारियों को बंगाल स्थित उनकी फैक्ट्रियों से खदेड़ने का प्रमुख कारण क्या था? औरंगजेब ने किसे? अंग्रेज व्यापारियों को भगा दिया था। मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजों का बंगाल के नवाबों के साथ संघर्ष होता था, पर प्रमुख कारण हमें बताना है। अंग्रेज अधिकारियों का मुगल राज दरबारों के षड्यंत्रों में शामिल होना, ये भी होता था। अंग्रेजों द्वारा हुगली को तहस नहस कर मुगल साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा करना, ये सबसे ज़्यादा
महत्वपूर्ण बात थी, ये प्रमुख कारण था। और अंग्रेजों का मराठों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, ये भी हो सकता है। देखिए ये बहुत गौण कारण है, एक होते हैं प्रमुख कारण, एक होता है गौण कारण। जब औरंगजेब को बिल्कुल पता चल गया कि अब हम नहीं बचेंगे, ये हमें मार डालेंगे, युद्ध की घोषणा, तब वो गया था। सारे ही कारण सही हैं, अगर 1 2 3 4 इस तरीके से आता तो ऑल ऑप्शंस करेक्ट हो जाता, ठीक है, ऑल रीजंस आर करेक्ट। लेकिन यहाँ पे प्रमुख कारण पूछा गया है, ये यूपीएससी में ऐसा बहुत होता है कि प्रमुख कारण बताइए। अब यूपी पीसीएस भी उसी का पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो यहाँ भी हो सकता है। तो राजनीतिक युद्ध होगा तो मतलब राजनीतिक सत्ता किसी के भी हाथ में जा सकती है, तो इसलिए उसने औरंगजेब ने उसको खदेड़ दिया था। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर सी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए भारतीय राजस्व को प्राप्त करने और इस देश को इसी के साधनों से जीतने का प्रयास किया था। इसी क्रम में 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को तहस नहस कर दिया और मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध की घोषणा भी कर दी। तब दोनों के बीच शत्रुता की शुरुआत हो गई। अंग्रेजों ने स्थिति को गलत समझा और मुगलों की शक्ति को कम करके आंका था। युद्ध का अंत अंग्रेजों के लिए घातक रहा। उन्होंने बंगाल स्थित उनकी फैक्ट्रियों से खदेड़ दिया गया और गंगा नदी के मुहाने पर एक द्वीप में शरण लेनी पड़ी, जो बीमारी का गढ़ था। आपको पता ही होगा कि जो ये एरिया है बंगाल की खाड़ी की तरफ का, वहाँ पे मलेरिया बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको स्पेशली एक फ़ंड भी, अलाउंस भी दिया जाता है मलेरिया से, क्योंकि मलेरिया इतना ज़्यादा होता है तो उनके लिए दिया जाता है, तो इसीलिए कहा गया बीमारी का गढ़ भी था। क्वेश्चन नंबर 7, 16वीं और 17वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित फैक्ट्री के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, अंग्रेजों द्वारा स्थापित फैक्ट्रियों में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था। गलत है, उसमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता था। अंग्रेज जो है, कोई भी फैक्ट्री एक किलाबंद क्षेत्र जैसी होती थी, वो किले बना रहे थे। आपने देखा था राजा किले बनाते थे प्राचीन और मध्यकालीन भारत में, उसी तरीके से किले बना रहे थे जिसके अंदर गोदाम, दफ्तर और कंपनी के कर्मचारियों के घर होते थे। इन फैक्ट्रियों में उत्पादन का कोई काम नहीं होता था। फैक्ट्री कहा जाता था, पर पूरा ऐसे एक एरिया है, पूरा चारों तरफ से घिरा हुआ है। इसमें क्या है, गोडाउन्स हैं जो वो सामान लेके आए हैं, ऑफिसेज हैं, घर है, ये सब कह सकते हैं एक सोसाइटी पूरी उन्होंने डेवलप कर ली थी। और दूसरा कथन क्या है, इन्होंने मद्रास फैक्ट्री के इर्द गिर्द फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम का एक किला बनाया था। ये स्टेटमेंट ठीक है। इन्होंने मद्रास के राजा से अंग्रेज़ों ने एक ज़मीन का पट्टा ले लिया था, 99 या 100 ईयर्स की लीज़ पे जो ली जाती है, जैसे चाइना बहुत सारी जगह को लीज़ पे ले रहा है, उसी तरीके से उन्होंने लिया। और राजा ने उस जगह की किलेबंदी करने, उसका प्रशासन चलाने और सिक्के ढालने की अनुमति उन्हें इस शर्त पे दी थी कि जो मद्रास बंदरगाह से जो चुंगी मिलेगी उसका आधा भाग राजा को दे दिया जाएगा। अंग्रेज़ों ने क्या किया, अपनी फैक्ट्री के चारों तरफ क्या किया, एक छोटा सा किला बना लिया और जिसका नाम क्या पड़ा, फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, ये मद्रास में बना था। आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि सत्य कथन पूछा है, केवल कथन 2 सत्य है। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में, ये 2 बार टाइप हो गया है, वेट ए मिनट, हाँ ये थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर हो गई है यहाँ पे। तो फ्रांसीसी, यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह फ्रांस की सरकार से स्वतंत्र थी। ये गलत है। आप याद करिए, कोलबर्ट नाम के हमने प्रधानमंत्री को देखा था जिसने इस तरीके का कहा था कि वहाँ जाके आप अपना व्यापार करिए। तो कोलबर्ट जो प्रधानमंत्री था, तो उसकी जानकारी में थी ये सारी बातें। उसके बाद जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पैसे नहीं होते थे या और सुविधाएं चाहिए होती थी, तो वो सरकार के पास ही जाती थी। तो ये चीज़ यहाँ पे गलत है। सरकार से स्वतंत्र नहीं थी, बल्कि सरकार पर निर्भर थी। अनुदान, कर्ज और दूसरी सुविधाएं देकर उसकी सहायता करती थी सरकार, और सरकार का बहुत अधिक नियंत्रण भी था। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ए जो है वो नहीं आया है, ए वाला जो स्टेटमेंट है, लेकिन कोई नहीं, हमें असत्य कथन पता करना था तो हमने देख लिया।
सी कथन देख लेते हैं। जो सत्य कथन है आप उन्हें भी पढ़िए, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस फेज में है, ना कि एग्जाम सॉल्व कर रहे हैं, उसको भी देखिए। फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले के समय फ्रांसीसियों की दक्षिण भारत में शक्ति चरम सीमा पर थी। बिल्कुल सही है, ये डुप्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। और बांडीवाश का युद्ध के बाद, पेरिस संधि के बाद फ्रांसीसी भारत में केवल व्यापार केंद्रों के रूप में काम कर सकते थे, तथा ना तो वे अपनी फैक्ट्रियों के किले बंद कर सकते थे, ना ही सैनिक रख सकते। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे ठीक है। बांडीवाश की युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध से माना जाता है? ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता सबको पता है 1757 प्लासी के युद्ध के बाद से, ठीक है। तो इसमें कौन कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, 1717 में मुगल सम्राट द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए शाही फरमान से कौन से अधिकार प्राप्त हुए? सबसे पहले तो आप याद करिए 1717 में कौन था मुगल सम्राट? फर्रुखशियर था, ठीक है। कंपनी को बिना कर चुकाए बंगाल से अपने सामान के आयात निर्यात की छूट प्राप्त हो गई थी। बिल्कुल सही है, हमने देखा भी था। भारतीय व्यापारियों एवं कंपनी के कर की दर को एक समान कर दिया गया था। ये स्टेटमेंट भी ठीक था। बहुत ज़्यादा इन्हें प्रिविलेजेस, विशेषाधिकार दिए गए थे, इसीलिए ये लोग ज़्यादा अपने पैर गड़ाते यहाँ पे चले गए, और उनको जो है वही कर देने पड़ते थे जो भारतीय व्यापारी देते थे। जैसे अभी है ना कि हम कहीं घूमने जाते हैं तो देखते हैं फॉरेनर्स के लिए 1000 का टिकट और इंडियंस के लिए 100 रुपीज़ का टिकट। लेकिन फर्रुखशियर ने क्या किया, जो फॉरेनर्स जो इंडियंस देंगे वही फॉरेनर्स देंगे, दोनों लोग 100 रुपये। तो ये तो गलत हो गया। उनकी मुद्रा हमारी मुद्रा में अंतर कितना है? उनका $1, हमारा $1, हमारे 72-75 रुपये हो जाते हैं, उनका $1 होता है। तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे देख लेते हैं। कलकत्ता से होने वाले व्यापार पर कर वसूलने का अधिकार कंपनी को प्राप्त हो गया। ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ये जो है फरमान जो हुआ था, बंगाल का नवाब इन दोनों के बीच लड़ाई का कारण बन गया था, ठीक है। ये कर वसूलने का अधिकार एज इट इज़ बंगाल के नवाब के पास ही बना रहा। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है। सही कथन कौन से हैं? 1 और 2। एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्लासी युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे? प्लासी का युद्ध क्यों था? कंपनी के द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी करना। सही बात है, आप केवल फैक्ट्री आपने बनाई, उसके बाद आप किलेबंदी करने लगे, आप अंदर से क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो इसके कारण प्रॉब्लम होती थी। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? कलकत्ता आने वाले भारतीय माल पर कंपनी के द्वारा भारी महसूल या कर लगाना। ये भी सही है, भारतीय माल पे लगा रहे हैं आप, बाहर के आप होते कौन है भारतीय माल पे कर लगाने वाले? तो ऑब्वियसली बात है लड़ाई होगी। सिराजुद्दौला के द्वारा कासिम बाजार की अंग्रेज फैक्ट्री पर कब्जा कर लेना, ये क्या था? तात्कालिक कारण था। तो तीनों ही सही है, आंसर हो जाएगा हमारा डी। डी इज़ द करेक्ट आंसर। 1756 में जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था तो उसने अंग्रेज़ों से ये कहा कि वो जिन शर्तों पर मुर्शीद कुली खां के ज़माने में व्यापार करते थे, जो सबसे पहला था जिसने बंगाल को मतलब उसने स्थापना माना जाता है, संस्थापक था, उन्हीं शर्तों पे अभी भी व्यापार करें। लेकिन आप सोचिए मुर्शीद कुली खां के ज़माने से वो कितने आगे बढ़ गए होंगे। अंग्रेज़ों ने इस बात से मना कर दिया। वे अपने माल पर नवाब को कर भी चुकाने देने को तैयार नहीं थे, जो उनका सामान थे उन्होंने मना कर दिया। ऊपर से क्या किया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कंडीशन क्या कर दी, हम अपने सामान पे कर तो नहीं देंगे पर जो आपका सामान आएगा, ठीक है, उस पर कर लगा दिए। और जो कलकत्ता आते थे, कलकत्ता क्योंकि कंपनी के नियंत्रण में हो गया था, बंगाल और कलकत्ता, कलकत्ता एक इस छोटा सा पोर्शन है और बंगाल, ये बंगाल है और ये हो गया कलकत्ता, ठीक है। ये कलकत्ता है पूरा छोटा सा और ये है बंगाल। तो कोई ना कोई सामान इधर से आएगा, कलकत्ता में है बंदरगाह, ठीक है, जब इधर आता था तो उस पर कर लगाने लगते थे और इन्होंने कहा कि हम तुम्हें कर नहीं देंगे। तो ये तो बिल्कुल सरासर मक्खी निकलने वाली बात हो गई, हम ऐसा कैसे मान लें। कंपनी ने क्या किया, कलकत्ता की चारों तरफ से यहाँ से ऐसे किलेबंदी शुरू कर दी, क्योंकि उसने चंद्रनगर में जो फ्रांसीसी थे उनके साथ युद्ध की आशंका थी। सिराजुद्दौला ने क्या सोचा, ये तो मेरी सोवरेनिटी पे चोट है। जैसे भी चीन जो है क्या कर रहा है,
आके हमारी थोड़ी थोड़ी जगह ले रहा है। उसके बाद वो किलेबंदी कर दे इस तरीके से, कोई चीन की दीवार जैसी बड़ी सी बना दे, तो हमें क्या लगेगा, ये तो हमारी जो सोवरेनिटी है, संप्रभुता है, वो चोट है। तो ये चीज़ हम कहें, चीन से जाके इंडिया कहे कि भाई अपनी ये दीवार गिरा दो, और वो नहीं माने, तो हमें बहुत गुस्सा आएगा कि हमारी जगह पे तुम दीवार बना रहे हो और कह रहे हो नहीं हटाएंगे। तो वही वाली कंडीशन उस समय हुई। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, नवाब की इच्छा के खिलाफ बंगाल में उन्होंने अपनी कहने लगे कि हम इसी तरीके से व्यापार करेंगे। सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों की चालों के प्रभाव जानता था कि आगे क्या होने वाला है। उसने अपने अंग्रेज़ों से अपने देश के कानून मनवाने का निर्णय कर लिया। उसने कहा मैं तो मनवा कर ही रहूँगा, जैसे इंडिया सोच ले कि चीन की दीवार तो गिरा के ही रहेंगे, वही वाली कंडीशन। उसने कासिम बाज़ार वो चला गया और अंग्रेज़ फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया और फिर कलकत्ता की ओर पहुंच गया, ठीक। और उसने फोर्ट विलियम पर भी अधिकार कर लिया 20 जून को। इन सभी घटनाओं के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कंपनी और सिराजुद्दौला की सेनाएं 23 जून को प्लासी के मैदान में एक दूसरे से टकरा गई। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला मीर जाफ़र के बेटे मीरान के हाथों मारा गया। मीर जाफ़र क्या था, वो अंग्रेज़ों से जा मिला था, इसीलिए सिराजुद्दौला हार गया था। जैसे अभी चाइना लद्दाख की तरफ से आ रहा है, तो इंडिया क्या कर सकता है, वो किसी दूसरे फ्रंट पे जाके चाइना को घेर ले और उधर से अंदर को जाने लगे। जैसे आपको पता है 1965 में क्या हुआ था, जब पाकिस्तान ने हम पे आक्रमण किया था, तो पाकिस्तान अंदर आ रहा था कश्मीर की तरफ से। इधर लाल बहादुर शास्त्री ने क्या किया कि भारतीय सेनाएं लाहौर की तरफ से अंदर भेज दी। इस बात को तो वो तैयार ही नहीं थे। आप जो है, आप किसी पे आक्रमण करेंगे, ठीक है, अटैक कर रहे हैं, पर किस कंडीशन में, जब आप देख लेंगे कि हम पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। लेकिन आप तो इधर पूरी सेना लेके आक्रमण करने आ गए और कोई इधर से दूसरी तरफ से आपके ऊपर आक्रमण करने लग गया, आपकी डिफेंस तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। तो यही कंडीशन हुई थी। तो इसी कारण हम लोग काफ़ी हद तक, ये बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है, डिप्लोमेटिक भी मानी जाती है कि लाल बहादुर शास्त्री ने ये ऐसा किया था। इस समय भी हम ऐसा कर सकते हैं। तो सिराजुद्दौला से हम सीख सकते हैं। सिराजुद्दौला ने क्या किया, जब कोलकाता का जो इन्होंने किलेबंदी शुरू की और अंग्रेज़ नहीं मान रहे थे, जिद पे अड़े थे, तो वो कासिम बाज़ार चला गया और उसके बाद उसने आगे भी लड़ाई की और फिर फाइनली हुआ कौन सा युद्ध, प्लासी का युद्ध। अगर मीर जाफ़र गद्दार नहीं निकलता तो शायद आज इतिहास कुछ और ही होता। आपने देखा होगा गांधार में जब सिकंदर आ रहा था तो गांधार नरेश आम भी उससे जाके मिल गया था और बाद में वही मारा भी गया, ठीक है। तो उसके बाद इब्राहिम लोदी को मारने के लिए राणा सांगा ने किसको इनवाइट किया था, बाबर को इनवाइट किया था। तो कहीं ना कहीं भारत में हमेशा एक दूसरे को मारने के लिए इनवाइट किया जाता है और बाद में वो लोग खुद ही मर जाते हैं। महमूद गौरी किस लिए आया था, राजा जयचंद ने इनवाइट किया था कि पृथ्वीराज चौहान मेरी बेटी को लेके चला गया है, आप आओ इसको मारो। बाद में पता चला 1194 में चंदावर के युद्ध में राजा जयचंद को ही मोहम्मद गौरी ने मार दिया था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। हिस्ट्री अब पढ़ रहे हैं, कुछ और होती तो फिर बात अलग ही थी, लेकिन अभी जो है हमें तो केवल वही पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के किन क्षेत्रों में मुक्त व्यापार का निर्विवाद अधिकार प्राप्त हो गया। मुक्त व्यापार आपको पता ही होगा और इकोनॉमी में पढ़ते हैं फ्री ट्रेड, और एलपीजी की नीतियों के बाद ये बहुत ज़्यादा चल पड़ा है। तो फ्री ट्रेड कहाँ कहाँ का मिल गया, बंगाल का और उड़ीसा का, अवध और संयुक्त प्रांत का नहीं। संयुक्त प्रांत मतलब आज का जो यूपी और थोड़ा और पास पास का पोर्शन है, तो यहाँ का नहीं मिला था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मीर जाफ़र के बाद अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। सही स्टेटमेंट है। जब मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था सिराजुद्दौला के ख़िलाफ़ में, तो मीर जाफ़र को बना दिया उन्होंने और उसे अपना पपेट बनाए रखा। लेकिन मीर जाफ़र जो है बाद में जल्दी ही उसे समझ में आ गया कि अंग्रेज़ क्या चाहते, बहुत सारा उससे पैसा लेते थे और हर चीज़ उसी के ऊपर थोप दिया करते थे, ठीक है। तो मीर जाफ़र को समझ में आ गया कि अधिकारियों की जो मांग है उसको वो पूरा नहीं कर सकता और अंग्रेज़ों की बात मानना उसने छोड़ दिया। इसलिए अंग्रेज़ों ने क्या किया, अपना एक पपेट नवाब बैठा लिया, कौन, मीर कासिम को, ठीक।
नेक्स्ट, मीर कासिम ने बंगाल में आंतरिक व्यापार पर लगने वाले महसूल कर खत्म कर दिए। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। मीर कासिम भी समझ गया कि अंग्रेज जो हैं बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं, शोषणकारी उनकी नीतियां हैं, इसी और जल्द ही वे बंगाल में उनकी स्थिति और चालों के लिए खतरा बन गया। चाल चल रहे थे। मीर कासिम एक योग्य था, कुशल था। उसने क्या किया, सार्वजनिक अव्यवस्था को संभालने के लिए, राजस्व प्रशासन में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए और अपनी आय के लिए एक यूरोपीय तर्ज पर सेना भी खड़ा करने का प्रयास किया था। अच्छा, ये स्टेटमेंट देख लेते हैं। यूरोपीय तर्ज पर एक आधुनिक अनुशासित सेना खड़ी करने का प्रयास किया, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तीनों कथन सत्य हैं। आंसर हो जाएगा हमारा डी यहाँ पर। तो उसने ये जब कोशिश की, क्योंकि कंपनी के नौकर अपने भारतीय व्यापारी मित्रों को पास बेच देते थे और इस तरीके से वो कर से बच जाते थे। जैसे भारतीयों के पास एक स्पेशल पास होता था कि आप पास दिखा देंगे तो आपको कोई कर नहीं देना पड़ेगा। जैसे क्या है कि कुछ लोग VIP पासेस हैं, उन्होंने अपना 500 रुपये में, 1000 रुपये में कोई अपना पास बेच दिया तो दूसरा कोई भी उसके ऊपर जा सकता था, तो उनको फ़ायदा हो जाता था। अंग्रेज इस तरीके से करों से बच जाया करते थे। भ्रष्टाचार था। तो इन दुरुपयोगों के कारण क्या हुआ, ईमानदार भारतीय व्यापारी जो है परेशान रहने लगे, क्योंकि अंग्रेज़ों का जो सामान होता था वो तो बहुत सस्ता होता था और जो भारतीय व्यापारी होते थे उनको तो बहुत महंगा सामान उनका रहता था कंपैरेटिवली। तो कंपटीशन जो था हेल्दी नहीं था, ठीक है, मैल प्रैक्टिसेस होने लगी थी। तो इसलिए नवाब ने एक बड़ा कदम क्या उठाया, सारे आंतरिक कर ख़त्म कर दिए। जब आंतरिक कर कम होंगे तो क्या होगा, राजा जो सबका, चाहे भारतीय व्यापारी हो चाहे अंग्रेज व्यापारी हो, सामान जो है समान रहेगा, उनके बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होगा। इस तरह उसने अपनी राजा को वही छूटें दे दी जो अंग्रेज़ों ने बलपूर्वक प्राप्त कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 14, 1764 के बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध किन शासकों का गठजोड़ था? 1764 में कौन कौन होगा? सिराजुद्दौला हो सकता है, पर वो तो मर गया था, याद करिए। ठीक, शाह आलम द्वितीय हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये कौन थे, मुग़ल सम्राट थे। और मीर कासिम हैं और शुजाउद्दौला है और शाह आलम द्वितीय हैं। मीर जाफ़र भी नहीं था, मीर जाफ़र भी तब तक मर चुका था। अंग्रेज़ों के साथ अनेक लड़ाइयाँ हुई। उसके बाद 1763 में मीर कासिम को बंगाल का नवाब के पद से फिर हटा दिया गया। वह अवध भाग गया और उसने अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला और भगौड़े जो मुग़ल बादशाह थे, आपको याद होगा, क्योंकि इनका वज़ीर काफ़ी तेज़ था, इस कारण ये इधर उधर घूमते रहते थे। काफ़ी समय तक दिल्ली पे ये बैठे ही नहीं थे। तो इन्होंने तीनों ने सम्मिलित होकर के 22 अक्टूबर 1764 को लड़ाई लड़ी थी। कौन सी थी? बक्सर का युद्ध था। आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर बी। क्वेश्चन नंबर 15, बक्सर की लड़ाई के परिणाम के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस युद्ध में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का निर्विवाद शासक बना दिया गया। सही स्टेटमेंट है। अभी तक ये बंगाल पर थे, अब ये बिहार और उड़ीसा पर भी थे अभी। और अवध जो था, अवध का नवाब कौन था? शुजाउद्दौला उस समय। तो अवध भी अब कहीं ना कहीं उनकी दया का मोहताज हो गया, थोड़ा बहुत उनके आधिपत्य में आ गया। नेक्स्ट, क्लाइव को दोबारा बंगाल का गवर्नर बनाया गया। क्लाइव आया था, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, 1765 में उसको फिर से बंगाल का गवर्नर बना दिया गया और बंगाल में सत्ता पाने और शासन के सारे अधिकार नवाब से छीनकर कंपनियों को दे दिए गए। ये स्टेटमेंट ठीक है। आपको पता है क्लाइव का यहाँ पे उसने इतनी ज़्यादा अंग्रेज़ शासन स्थापित करने में उसने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन जब वो वापस गया था यूरोप में तो उसके खिलाफ काफ़ी केसेस चले और लास्ट में वो उसने परेशान होकर के आत्महत्या कर ली थी। ठीक, नेक्स्ट है थर्ड स्टेटमेंट, अंग्रेज़ों ने मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय को कौरा और इलाहाबाद ज़िले जीत कर दिए। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। सत्य कथन पूछा है, तीनों कथन सत्य हैं। आंसर हो जाएगा डी। अंग्रेजों बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने शाह आलम द्वितीय को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। राजस्व आप यहाँ से वसूल करिए। और इस तरह बंगाल के ऊपर कंपनी के नियंत्रण को कानूनी मान्यता मिल गई थी, क्योंकि मुग़ल बादशाह अभी भी साम्राज्य का नाम मात्र का प्रमुख था। कंपनी ने क्या किया, शाह आलम को 26 लाख रुपए दिए और कौरा और इलाहाबाद ज़िले भी जीत कर दे दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16,
18वीं सदी में कंपनी द्वारा बंगाल में लागू की गई दोहरी या द्वैध व्यवस्था के संबंध में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। दोहरी या द्वैध। बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण था। सही स्टेटमेंट है। बंगाल की वास्तविक स्वामी वो बन गई थी और दीवान के रूप में कंपनी सीधे राजस्व वसूलने लगी। पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर नवाब का नियंत्रण था। ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर कंपनी को बंगाल में उप सूबेदार बनाया गया और कंपनी का पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। अगर इन दोनों पे, पुलिस और न्यायिक पे कंपनी का नहीं होता शासन, तो फिर वो राजस्व कैसे वसूल कर पाती। ठीक है, तो ये चीज़ गलत है। इसी व्यवस्था को क्या कहा गया है? द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता था? कंपनी का सत्ता पर तो पूरा अधिकार है, लेकिन उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। और थर्ड क्या है? प्रशासन का दायित्व कंपनी और उसके अधिकारियों पर था। ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। कहना चाहिए जैसे फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ कर सकते हैं। इनके अधिकार तो सब हैं, पर इनका दायित्व कुछ भी नहीं है। ठीक है, इनका दायित्व कुछ भी नहीं है। इन्हें अगर कोई गलती हो जाएगी, लोग पूछेंगे आपने ये कैसे, क्यों किया, क्यों गलत किया, तो ये कह देंगे नवाब से पूछिए जाके। और जब लोग कर देने आ रहे होंगे तो ये कहेंगे लाइए कंपनी को दीजिए। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे थी। जैसे फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट है, उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि पैसा तो ये लेंगे। द्वैध शासन क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कुछ नहीं है, अकाउंटेबिलिटी हमारी, उत्तरदायित्व कुछ नहीं है हमारा। ठीक है, पर अधिकार हमारा यहाँ पर पूरा है। अधिकार हमारा है, बाकी सब जिम्मेदारी हमारी कोई नहीं है, सत्ता हमारी है। तो वो वाली चीज़, इसी को द्वैध शासन व्यवस्था यहाँ पे कहा गया है। प्रशासन का दायित्व नवाब और उसके पदाधिकारियों पर था, परंतु इनका निर्वाह करने की शक्ति उनके पास नहीं थी। सत्य कथन पूछे हैं तो केवल यहाँ पर हमने देखा था फर्स्ट सही है, सेकंड और थर्ड गलत है। तो प्रशासन का दायित्व कंपनी और उसके अधिकारियों पर था, ये चीज़ भी यहाँ पे गलत दे रखी है। तो केवल कथन एक सत्य है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 17, बंगाल के प्रशासन की दोहरी व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी की लागत पूंजी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोहरी व्यवस्था है और कंपनी की लागत पूंजी। लागत पूंजी मतलब कितना आपने अपना धन लगाया। कोई बिजनेस को स्टेब्लिश करने में, माना ए ने आज कोई बिजनेस स्टेब्लिश किया, तो उसने अपना लागत कितना लगाया? माना 100 रुपये लगाया, तो उसी को कहते हैं। तो इसमें क्या है? कौन सा कथन सत्य पूछा है? कंपनी द्वारा सैन्य आधुनिकीकरण में खर्च किया गया धन, गलत है। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा निजी व्यापार से अर्जित धन, ये कैसे हो जाएगा लागत पूंजी? गलत है। बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीदना और उसे विदेशों में बेचना, ये था उनका। ठीक। और बंगाल के कृषि के विकास में लगाया गया धन, ये भी गलत है। बंगाल में द्वैध व्यवस्था आ गई थी, आपको पता है क्या थी? इन्होंने क्या किया, जब धन इनके पास है तो इन्होंने संपदा को दोनों हाथों से लूटा। माल खरीदने के लिए इंग्लैंड से धन पहले आता था, सोना चांदी आयात और ये सब, वो सब बंद कर दिया। अब वो बंगाल से जो प्राप्त राजस्व था उसी से माल खरीदते और विदेशों में इसको बेचते थे। इस धन को कंपनी की लागत पूंजी समझा जाता था। कंपनी की जो लागत पूंजी थी वो यही थी। इसे कंपनी के लाभ के रूप में स्वीकार किया जाता था। कहते हैं ना बैलेंस शीट्स गड़बड़ करा दी जाती हैं, इसी तरीके से ये भी अपना कर रहे थे। आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर सी। क्वेश्चन नंबर 18, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय 1775 से 1782 तक भारत में ब्रिटिश शक्ति के लिए अशुभ घड़ी थी। वॉरेन हेस्टिंग्स, इसका प्रमुख कारण क्या था? 1775 से 1782 तक क्या कारण था, देख लेते हैं। अंग्रेजों का मराठा, मैसूर तथा हैदराबाद के निजाम के गठजोड़ के विरुद्ध सामना करना, बहुत अति मचा रखी थी। तो मराठा, मैसूर और हैदराबाद के निजाम, ये तीनों इकट्ठे हो गए और इन्होंने कहा कि अब हम इनका सामना करेंगे। जब तीन ताकतें इकट्ठी हो जाएं, जैसे इंडिया के मुकेश अंबानी, रतन टाटा, दिलीप सांघवी, ये सब बड़े बड़े इकट्ठे हो जाएं, कहें हमारी पूरी एक कंपनी नई बन रही है, उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं XYZ,
तो ऑब्वियस सी बात है, ये हो सकता है कि बिल गेट्स से भी ज़्यादा अमीर हो जाएं। तो इसी तरीके से कहा गया था कि सभी मराठा सरदार पेशवा नाना फडणवीस की ओर हो गए थे और इस समय हैदर अली और निज़ाम के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। उन्होंने क्या किया, अपने दक्षिण भारत के शासक भी चिढ़े हुए थे, ठीक है। तो अब अंग्रेज़ों को मराठा, मैसूर और हैदराबाद के शक्तिशाली गठजोड़ का सामना करना पड़ता। सही स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है, अमेरिकी जनता को अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करना पड़ा था। 1776 अंग्रेज़ों ने अमेरिकी क्रांति आपको देखने को मिलेगी जब आप विश्व इतिहास पढ़ेंगे मेन एग्ज़ाम के लिए, तो वहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। अंग्रेज़ दूसरे फ्रंट पे भी कमज़ोर हो रहे थे, इस लड़ाई में अंग्रेज़ों को लगातार हार भी हो रही थी, ठीक है। लास्ट क्या है, अंग्रेज़ों का बंगाल पर से नियंत्रण समाप्त होना। ये गलत स्टेटमेंट है। अंग्रेज़ों का बंगाल पर नियंत्रण तो और ज़्यादा मजबूत होता जा रहा था, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। सत्य कथन पूछा है, वो प्रमुख कारण पूछे हैं, तो प्रमुख कारण क्या है, डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ये तो आप बता पाएंगे। सालबाई की संधि का संबंध किस युद्ध से है? हमने पिछली वीडियो में पढ़ा भी था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से, ठीक है। दूसरे युद्ध में दूसरा जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में कौन सी संधि हुई है, इसको आप कमेंट में बताइएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे भी। इस युद्ध में किसी की जीत नहीं हुई थी, किंतु अंग्रेज इससे 20 वर्षों के लिए मराठों की ओर से सुनिश्चित हो गए। इस समय मराठा बहुत बड़ी शक्ति थे, भारत की सबसे बड़ी शक्ति थे, जो ब्रिटिश कंपनी को चुनौती दे सकते थे। इसके अलावा सालबाई की संधि के कारण ही अंग्रेज मैसूर पर दबाव डालने में काफ़ी सफल रहे, क्योंकि मराठों ने उनसे वादा किया था कि वे हैदर अली से अपनी खोई हुई ज़मीन वापस लेने में अंग्रेज़ों की सहायता करेंगे। इस प्रकार अंग्रेज एक बार फिर भारतीयों में फूट डालने में सफल रहे। क्वेश्चन नंबर 20, लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कौन से उपाय किए? सबसे पहले तो उसने सहायक संधि लेके आया था। सहायक संधि क्या थी? उसमें क्या होता था कि अगर जो राज्य सहायक संधि को अपनाते हैं, उनको अपने राज्य में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि या ब्रिटिश एनवॉय रखना पड़ता था, जो उनको सलाह देता था। और वो सलाह आप समझ सकते हैं कि उंगली पकड़ के हाथ पकड़ने वाले थे अंग्रेज, तो उनका वही था। फिर सेकंड उसने क्या किया था, उसने खुला युद्ध किया था, ठीक। और थर्ड उसने क्या किया था, पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों के इलाकों को हड़पना भी शुरू कर दिया था। पहले कह देते थे चलो शासन आप ही करते रहो, लेकिन उसने ये नहीं किया, हड़पना शुरू कर दिया, अपने में मिलाना शुरू कर दिया। और लास्ट क्या है, राज्य विलय का सिद्धांत। ये गलत है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य विलय का सिद्धांत किसका था? ये था लॉर्ड डलहौजी का। तो सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 21, सहायक संधि प्रथा या प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सहायक संधि के बारे में बताना है। इस प्रथा में शामिल सहयोगी राज्यों को ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखनी पड़ती थी। गलत है, सॉरी, ये स्टेटमेंट सही है। असत्य कथन बताना है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। इस प्रणाली में शामिल देशी राज्य किसी पड़ोसी राज्य से कूटनीतिक संबंध बनाने तथा विदेशी विशेषज्ञ रखने का अधिकार खो देता था। ये भी सही है कि वो सब फॉरेन अफेयर्स में उनसे पूछेंगे। और सहायक संधि प्रथा में सुरक्षा प्राप्त राज्य की सेनाएं भंग कर दी गई थी। ये क्या कहते थे कि हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, आपको क्या ज़रूरत है अपनी सेना रखने की। और जब वो सेना रखते थे तो कहते थे खर्चा आपको देना पड़ेगा, सेना हमारी है। ये ए राज्य ने सहायक संधि मान ली तो ब्रिटिश क्या कहेंगे कि सबसे पहले तो आप अपनी सेना को भंग कर दीजिए, क्या ज़रूरत है, हम आपको अपनी सेना देंगे। अब क्या है, सेना का पूरे रखरखाव का खर्चा कौन देगा? ए देगा ब्रिटिशर्स को। देखिए इनकी ऑलवेज सेना की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, ठीक है। तो इनकी सेना है, अब इन्हें खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं, खर्चा तो ए दे ही देगा सहायक संधि के चक्कर में। और ये बेचारा मजबूर हो गया है क्योंकि इसे सेना चाहिए ही चाहिए, ए को चाहिए ही चाहिए। फिर ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि आप फॉरेन रिलेशनशिप नहीं बना सकते, ठीक है। फॉरेन पे कहीं पे आप झगड़ा करने जाएंगे, युद्ध करने जाएंगे तो आप हमसे परमिशन लेंगे, ठीक। झगड़ा करने के लिए सेना की ज़रूरत होती है, युद्ध के लिए ज़रूरत होती है। युद्ध आप कर नहीं सकते, सेना को का कोई काम ही नहीं है।
पैसा आपको पूरा देना है। ये तो दो खेल हो गए ना कि ये सेना कोई काम भी नहीं करेगी और पैसा भी इसे पूरा चाहिए। तो ये होता था सहायक संधि में। और लास्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, मैसूर के टीपू सुल्तान ने सहायक संधि के तहत सेना खर्च के लिए अपने राज्य का एक भाग कंपनी को दे दिया था। ओ माय गॉड, ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है कि टीपू सुल्तान इतना ज़्यादा एम्बिशियस राजा था, कुशल प्रशासक था, उसने तो अपनी फ्रांसीसी तरीके की सेना बनाई थी, वो क्यों दे देगा। ये तो गलत स्टेटमेंट है बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे असत्य कथन कौन सा था सहायक संधि के बारे में, डी कथन जो है असत्य है, बाकी सभी कथन सत्य हैं। और आपको सहायक संधि अब समझ भी आ गई होगी कि एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखेगा और अंग्रेज़ों की स्वीकृति के बिना किसी यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रखेंगे वो लोग। किसी यूरोपीय का क्या मतलब हो गया, फ्रांस वाले लड़ाई थी, पुर्तगाली उनसे भी लड़ाई थी, इनकी डच उनसे भी लड़ाई थी। ठीक है, तो किसी को भी नहीं रख सकते थे, कूटनीति नहीं कर सकते थे, तो ये सारी चीज़ें थी। क्वेश्चन नंबर 22, अंग्रेजों ने किस मराठा सरदार से राजघाट की संधि की थी। मराठा सरदार किससे की थी, इंदौर के होलकर से इन्होंने राजघाट की संधि की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डरों को जब पता चला कि युद्ध के जरिए प्रसार की निधि बहुत महंगी पड़ रही है, युद्ध कर रहे हैं, बहुत सारे संसाधन हमारे चले जाते हैं, प्रसार करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो उन्होंने, और मुनाफा उनका कम था, उनका तो मेन एम था केवल यहाँ पे मुनाफा कमाना, तो उन्होंने क्या किया कि फिजूल खर्च बंद करने की सोची और भारत में ब्रिटेन की उपलब्धियों को सुरक्षित करने का फैसला किया और वेलेस्ली को फिर से वापस बुला लिया गया और राजघाट की संधि की होलकर के साथ शांति स्थापित करके उनके राज्य का एक बड़ा भाग वापस कर दिया। ठीक है, बीच में उन्होंने इस तरीके का किया था। क्वेश्चन नंबर 23, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया था। हैदराबाद के निजाम ने, सबसे पहले उसी ने स्वीकार किया था, तो ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, अंग्रेजों ने भारत पर रूसियों के आक्रमण के भय से किस राज्य का अधिग्रहण कर लिया था। कौन से राज्य पर उन्होंने किया होगा ऐसा, तो ये है सिंध पर। सिंध की तरफ ही ज़्यादा रास्ता आता है। ठीक है, यूरोप और एशिया में अंग्रेजों और रूसियों की बहुत लड़ाइयाँ बढ़ रही थी, अंग्रेजों को लगा कि अफगानिस्तान या फारस के रास्ते वो लोग इधर आ जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे असम तो काफ़ी दूर हो गया, नॉर्थ ईस्ट की तरफ रूसी आएंगे किधर से, रशियन पीपल, फिर चाइना होकर के आए तो पॉसिबल नहीं था, और उधर जो है क्लाइमेटिक कंडीशन, बहुत सारे पहाड़ आ रहे हैं, आना मुश्किल है। कश्मीर आने से, और कश्मीर और पंजाब आने से पहले रास्ते में कौन सा पड़ जाएगा, सिंध। ठीक है, सबसे पहला रास्ता कौन सा है, सिंध का, तो उन्होंने बी, सिंध यहाँ पे सही आंसर है, वहाँ पे उन्होंने अपना जो है स्थापित कर लिया था। सिंध की विजय इसी कारण की थी क्योंकि अफगानिस्तान या फारस के रास्ते रूसी जो है भारत पर हमला कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसने राज्य विलय का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू किया था। अभी बताया लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी का मानना था कि देसी राज्यों के अधिग्रहण के लिए उसने राज्य विलय का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लिया। वो ये कहता था कि अगर किसी सुरक्षा प्राप्त राज्य का शासक, सुरक्षा प्राप्त समझ रहे हैं, जो ऑलरेडी उनके पास हैं, ठीक है, तो उनका जो शासक है एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी के बिना मर जाता है। स्वाभाविक उत्तराधिकारी मतलब जैसे ए का बेटा बी, उसका बेटा सी, उसका बेटा डी, ये नहीं ए का बेटा एक्स, मतलब कि उसने कहीं से गोद लिया है बेटा, ठीक है, या कोई उसका स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो राज्य जो है उसके दत्तक को, यानी कि एक्स को नहीं दिया जाएगा। अगर बी होता तो उसको मिलता, पर एक्स को नहीं दिया जाएगा, बल्कि क्या होगा, उत्तराधिकारी वो जो है साम्राज्य अंग्रेज अधिकारियों को दे दिया जाएगा। और अगर उत्तराधिकारी को गोद लेने के एक अधिकार को पहले से अंग्रेज अधिकारियों ने सहमति प्राप्त नहीं की होगी, जैसे ऐसे समझिए, पूरी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इस तरीके से समझिए, ए का उत्तराधिकारी बी, उसका सी, तो इस तरीके से राज्य चला जाएगा। माना ए ने किसी एक्स को गोद में ले लिया है, गोद लिया है, आप जानते हैं अडॉप्ट किया हुआ सन है। अगर इस एडॉप्शन के बारे में अंग्रेजों को पहले से पता था, उन्होंने सहमति दी है कि हाँ भाई जाओ और तुम एक्स बच्चे को एडॉप्ट कर लो, तब तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसका जो राज्य है ए का राज्य है
माना पी राज्य, उसको नहीं मिलाया जाएगा। अगर सहमति प्राप्त है, अंग्रेजों ने यस बोल दिया है, तब तो अपने राज्य में नहीं मिलाया जाएगा, अपने अंग्रेजी राज्य में नहीं मिलाया जाएगा पी को। अदरवाइज सहमति प्राप्त नहीं है तो जो पी राज्य था ए का, पी राज्य, वो किसके पास चला जाएगा? अंग्रेजों के पास। ये थी पूरी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति। तो भाई हम कोई भी बच्चा ले रहा है, हमें किसी को भी लेना है, तो हम अंग्रेज कौन होते हैं? पूछने, हम क्या सरकार से पूछने चाहते हैं आज भी कि मोदी जी बताइए हम इस बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं, कर लें या नहीं कर लें? तो ये तो गलत है, ये तो सिर्फ हड़पने वाली नीति थी। नेक्स्ट, लॉर्ड डलहौजी के राज्य विलय सिद्धांत का सर्वप्रथम शिकार कौन सा राज्य बना था? सर्वप्रथम बना था सतारा। सतारा कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके बाद जैतपुर, संबलपुर, बरार, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये सब बने थे। क्वेश्चन नंबर 27, ब्रिटिशों द्वारा किस भारतीय राज्य का अधिग्रहण कुशासन के आधार पर किया गया था? अवध का। अवध के जो नवाब थे वो बहुत विलासी टाइप के थे और उन्होंने ये कहा कि कोई भी आपकी जनता की दशा सुधर नहीं रही है, बहुत बेकार है आपकी। वाजिद अली शाह पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, शासन ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, सुधार लागू करने से इनकार कर दिया है। जैसे आजकल क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है, जब संविधान की मशीनरी पूरी फेल हो जाती है इसके कारण। तो इसी तरीके से इनका भी हुआ था कि सुधार लागू करने से इन्होंने मना कर दिया, तो अवध राज्य को हड़प लिया था 1856 में, और 1857 में विद्रोह हो गया है। क्वेश्चन नंबर 28, लॉर्ड डलहौजी की अधिग्रहण नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? भारत में ब्रिटेन निर्मित वस्तुओं का निर्यात बढ़ाना। सही है, क्योंकि उनका तो केवल काम ही एक था कि हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपना मार्केट डेवलप करना है। भारतीय सहयोगी राजाओं से छुटकारा पाना, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। साम्राज्य, और थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं, भारत में ब्रिटेन के उद्योगों के लिए कपास के रूप में कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करना, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है, इससे आंसर हो जाएगा डी। सभी स्टेटमेंट सही हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका निर्माण सबसे पहले किया? सबसे पहले कौन सा किला है? याद करिए, दक्षिण भारत में उन्होंने सबसे पहला किला बनाया था फोर्ट सेंट जॉर्ज, मद्रास में। फोर्ट सेंट एंजेलो 1691 में, और फोर्ट विलियम कहाँ है? 1696 में। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज, बी इज द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 30, बक्सर के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह युद्ध मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों के मध्य हुआ। अभी हमने पढ़ा है, सही स्टेटमेंट है। यह 22 अक्टूबर 1766 को हुआ। गलत है, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ है। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो सही कथन पूछा है, आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि दो कथन गलत है। और इसमें इलाहाबाद की संधि हुई थी किसके साथ? शाह आलम द्वितीय के साथ, और उन्होंने कड़ा और इलाहाबाद मुगल सम्राट को दे दिए थे, और 26 लाख रुपए भी दिए थे, वार्षिक देने का वचन भी किया था। ठीक है, और अंग्रेजों ने हैदराबाद के उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी सरकार को जागीर के रूप में मुगल सम्राट से प्राप्त कर लिया था। ये देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, आंसर है हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात मद्रास की संधि हुई। सही स्टेटमेंट है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मैंगलोर की संधि हुई। ये गलत है, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग के द्वार पर मारा गया। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर ठीक है। सत्य कथन पूछा है, 1, 2 और 4 सही है, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। युद्ध हैं और गवर्नर जनरल हैं। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन था? लॉर्ड वेरेलस्ट था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में वॉरेन हेस्टिंग्स था।
तृतीय में लॉर्ड कॉर्नवालिस था और चौथे में लॉर्ड वेलेस्ली था। तो 1 2 3 4 सही हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 33, मीर कासिम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही नहीं है बताना है। वह सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करना चाहता था, सही स्टेटमेंट है। उसने कोशिश की थी, प्रयास किया था, पर नहीं हो पाया। ठीक। उसने कंपनी को वर्धमान, चटगांव, मिदनापुर जिले दिए, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। 1760 में अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, ये गलत है। ठीक है, मीर कासिम ने लेके गया था, अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की 1762 में, ये तो ठीक है। लेकिन 1760 में नहीं, उसने ऐसा काम किया था 62 में। उसने तोड़ेदार बंदूकें, मैच लॉक गन बनाने की फैक्ट्री भी लगवाई, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे ठीक है। मीर कासिम को हटा के फिर से मीर जाफर को ये लोग ले आए थे। क्वेश्चन नंबर 34, डुप्ले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डुप्ले का पता है, ये फ्रांसीसी था और बहुत ज़्यादा इसका फ्रांसीसी शासन को स्थापित करने में इसका बहुत बड़ा योगदान भी है। डुप्ले को 1730 में चंद्रनगर का गवर्नर नियुक्त किया गया, ठीक है। और 1750 में दक्कन के सूबेदार ने डुप्ले को कृष्णा नदी और कन्याकुमारी के बीच समस्त प्रदेश का नवाब नियुक्त कर दिया था। डुप्ले यूरोपीय सेनाओं को भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाने, देखिएगा, भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाने तथा भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने पर विचार करने वाला पहला यूरोपीय था। ये बात क्या है? सहायक संधि की बात है। विचार किया था और ये जो है इम्प्लीमेंट कौन कर पाया था? लॉर्ड वेलेस्ली कर पाया था। सहायक संधि में यही सब बातें तो हैं। तो सत्य कथन क्या है? दोनों कथन सत्य हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस गवर्नर को मार्किस की उपाधि दी गई है? मार्किस की उपाधि किसको दी गई है? लॉर्ड वेलेस्ली को दी गई है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में ये था और उसी के इस युद्ध के परिणाम स्वरूप मैसूर का अस्तित्व समाप्त हो गया। मैसूर के विरुद्ध सफलता प्राप्त की थी वेलेस्ली ने, इसीलिए उसको दी गई थी। और फ्रांसीसी प्रभाव का भी अंत हो गया था मैसूर से। क्वेश्चन नंबर 36, अंग्रेजों तथा मराठों के मध्य सालवाई की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई थी। यह संधि 1782 में वॉरेन हेस्टिंग्स तथा फर्नांडीज के मध्य हुई थी, सही स्टेटमेंट है। इस संधि में सिंधिया को उसके सभी क्षेत्र लौटा दिए गए, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। सत्य कथन क्या है? दोनों ही कथन सत्य हैं, इसलिए आंसर होगा हमारा सी। अंग्रेज जो है 20 सालों के लिए शांति से हो गए थे कि अब ये हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। बेसिन की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह संधि वेलेस्ली तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुई थी, सही स्टेटमेंट है। मराठों ने इस शर्त के साथ संधि की शर्तें स्वीकार की कि वे अपनी सेना में फ्रेंच तथा भारतीय सैनिकों की भर्ती करने के लिए स्वतंत्र हैं, गलत स्टेटमेंट है। फ्रांसीसी को वो कैसे कह देंगे? अंग्रेज तो साफ मना कर देंगे, तो यहाँ पे यह स्टेटमेंट गलत है। भारत में फ्रांसीसियों को रोकने के लॉर्ड वेलेस्ली के प्रसार के कारण ही द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ठीक है। और उसमें सबसे पहली संधि ये काम ही था, उसका कहा ही गया था कि आप जो है फ्रांसीसी नहीं आ सकते, फ्रांसीसियों के कारण युद्ध हुआ है, फिर फ्रांसीसी को ही कैसे वो आने देंगे। अंग्रेजी विरोधी कोई भी अन्य यूरोपीय लोगों को अपनी सेना में नहीं स्वीकार करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिन की संधि में ऐसा होता। इस संधि के तहत कंपनी को सूरत नगर मिल गया, सही है। और निजाम तथा गायकवाड़ शासकों के साथ झगड़े में कंपनी की मध्यस्थता स्वीकार कर ली गई, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। आंसर हो जाएगा 37 का बी। क्वेश्चन नंबर 38, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था, सही स्टेटमेंट है। और चौथे में कौन सा? वेलेस्ली था। हेस्टिंग्स ने के पिंडारियों के विरुद्ध अभियान से मराठों के प्रभुत्व को चुनौती मिली और यही इस युद्ध का तात्कालिक कारण भी सिद्ध हुआ, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर ठीक है। इस अभियान के दौरान हेस्टिंग्स ने पेशवा, सिंधिया और भोसले को अपमानजनक संधि करने पर भी बाध्य किया था। विवश होकर मराठों ने अंग्रेजों से मुक्ति के लिए अंतिम प्रयत्न किया
और ये जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हो गया। कौन से कथन सत्य हैं? दोनों कथन सत्य हैं, इसलिए आंसर होगा हमारा यहाँ पर सी। क्वेश्चन नंबर 39, मराठा शक्ति की पराजय के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्यों हार गए थे वो? मराठा राज्य भारतीय राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था, परंतु व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण इसका कई राज्यों में विभाजन हो गया था। सही स्टेटमेंट है, मराठा ऐसा कर रहे थे। सेकंड क्या है? शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठों में जागीर की प्रथा आरंभ हो गई, जिसे प्राप्त करने के लिए मराठा सरदार संघर्षरत थे। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। ये शिवाजी जो है पूरा बांधे रखे थे, पर फिर जागीरें मिल गई, सब अपने अपने क्षेत्रों में अपनी अपनी जागीरों में ज़्यादा बिजी हो गए और ज़्यादा से ज़्यादा जागीर पाने की कोशिश करने लगे। लास्ट है, मराठों ने अपनी प्राचीन सैन्य पद्धति तथा छापामार प्रणाली को बनाए रखा। ये स्टेटमेंट गलत है। छापामार प्रणाली जो है उन्होंने हटा दी थी और यूरोपीय सैनिक प्रणाली अपना ली, पर उसको पूर्णतः आत्मसात नहीं कर पाई। तो वही वाली बात हो गई कि हमने रोटी छोड़ के पिज़्ज़ा खाना शुरू किया, पर हम उसको आत्मसात अच्छे से नहीं कर पाए, नहीं खा पाए। ठीक है। और उन्होंने क्या किया था, अपनी सेना में फ्रांसीसियों को भी शामिल कर लिया। तो हुआ क्या, उनका सैन्य संगठन जो था अंग्रेजों की अपेक्षा निम्न कोटि का ही रहा। फ्रांसीसियों को शामिल इसलिए किया था कि अंग्रेजों के खिलाफ थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। सत्य कथन पूछे हैं तो केवल कथन 1 और 2 सत्य है, इसलिए आंसर होगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 40, सिख राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? सिख राजा सबसे पहले रणजीत सिंह है, दूसरे कौन है? खड़क सिंह, फिर नौनिहाल सिंह और फिर दिलीप सिंह। तो यहाँ पे ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, रणजीत सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस मिस्ल से था? सिख जो है मिस्ल, जैसे नस्ल होती है उसी तरीके से मिस्ल भी होती है। कुछ कास्ट में भी सब कास्ट होती है ना, कास्ट है कोई, उसमें बहुत सारी सब कास्ट होती हैं, कुछ ऊंचे माने जाते हैं, कुछ नीचे माने जाते हैं, उसी तरीके से। तो ये सुकरचिया मिस्ल के थे। ठीक। सुकरचिया मिस्ल के रणजीत सिंह ने अपनी योग्यता और बुद्धिमत्ता के से ही संपूर्ण सिख मिस्लों को मिलाकर एक संगठित सिख शक्ति का भी निर्माण कर दिया था। आंसर हो जाएगा ए। ये 12 नाम दे रखे हैं, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इनको पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 12, मुदकी, फिरोज शाह, अलीवाल तथा सुब्बा रहान की 4 प्रसिद्ध लड़ाइयों का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? प्रथम आंग्ल युद्ध और सिख युद्ध। देखिए, मराठा में कहीं ऐसा दिखा नहीं, अंग्रेज और फ्रांसीसी के कर्नाटक युद्ध में दिखा नहीं, मैसूर में दिखा नहीं, तो लास्ट कौन सा बचा है? सिख में ही पता चलता है। तो आंग्ल सिख युद्ध में ऐसा हुआ था। इन लड़ाइयों में सिखों की सेना बहुत बुरी तरीके से हार गई और सिखों को लाहौर की संधि भी करनी पड़ी थी। ठीक है। आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 43, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाहौर तथा भैरोवाल की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने पंजाब पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया। सही स्टेटमेंट है। कृपाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया। बिल्कुल सही है। आपने पढ़ा था 5 ककार, बहुत इंपॉर्टेंट थे उनको रखना। और लास्ट है, महाराजा दलीप सिंह को पेंशन याफ्ता बनाकर इंग्लैंड भेज दिया गया। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर ठीक है। सही कथन पूछा है, तीनों कथन सही हैं। आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 44, ये तो आप आराम से बता देंगे। सभी लोग प्लीज़ इसका आंसर जो है आप वीडियो पॉज करके दीजिएगा, क्योंकि पीछे हम सहायक संधि के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। इस संधि के अनुसार भारतीय राजाओं के विदेशी संबंध कंपनी के अधीन होंगे। सही स्टेटमेंट है। राज्यों को अपनी राजधानी में एक रेजिडेंट रखना होगा। सही स्टेटमेंट है। राज्य कंपनी की अनुमति के बिना किसी भी यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रखेंगे। ये भी सही स्टेटमेंट है। सत्य कथन पूछे हैं, आंसर हो जाएगा डी। देख लीजिए, ये शर्तें थी। क्वेश्चन नंबर, ये देख लीजिए, हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 45, सहायक संधि करने वाले राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही होगा? हमें पता है निजाम ने सबसे पहले अपनाई है, तो चारों ही ऑप्शन में कोई भी हो सकता है। दूसरे नंबर पे निजाम के पास वाला कौन है? मैसूर सॉरी, इसने अपनाई है। और तीसरे नंबर पे कौन है? तंजौर। और चौथा है अवध।
ये देखिए निजाम, उसके बगल वाला, फिर उसके बगल वाला, तो ये तीनों ने एक दूसरे के डर से कहीं ना कहीं अपनाई होगी। जैसे फ्लैट नंबर 1901 वाले ने बंदूक खरीदी तो 2 वाला डर के कारण खरीदेगा और 3 वाला भी खरीद लेगा। जैसे कि क्या हुआ था, चीन ने नाभिकीय परीक्षण किया, तुरंत भारत ने कर लिया कि भाई चीन कभी हमला ना कर दे, और भारत को देख के पाकिस्तान ने कर लिया। तो इसी तरीके से आप इसको याद रखिएगा, निजाम, मैसूर और तंजौर, उसके बाद लास्ट में आया है अवध। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 46, व्यपगत नीति के द्वारा जिन राज्यों का विलय कंपनी के साम्राज्य में किया गया उनका सही क्रम बताइए। व्यपगत नीति क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य विलय का सिद्धांत। तो ठीक है, तो सबसे पहले सतारा को किया गया था, ए बी सी में से कोई भी हो सकता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जैतपुर को किया था, फिर संबलपुर को, फिर बगाट को, फिर उदयपुर को। तो ए जो है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, अवध से हुई सहायक संधि के समय अवध का नवाब कौन था? जब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत उसको हड़पा गया था तब तो वाजिद अली शाह था, हमें पता है। तो जब सहायक संधि हुई थी उस समय सआदत खां था, ठीक है, सआदत खां उस समय वहाँ का नवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, अंग्रेजों की भारत के सीमावर्ती देशों के साथ मैत्री के संदर्भ में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? मैत्री, तो नेपाल 1816 में सही है, वर्मा से 1855 में, तिब्बत से 1904 में, अफ़गानिस्तान से 1927 में, ये यहाँ पर गलत है, ठीक है। अफ़गानिस्तान से 1922 में ही उन्होंने संधि कर दी थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कहीं रशियन जो है यहाँ पे आक्रमण ना कर दें आकर के। देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 49, यांडवू की संधि किसके मध्य हुई? यांडवू की संधि हुई है ब्रिटिश सत्ता और वर्मा के मध्य। वर्मा पे इनका अधिकार था, ठीक है, तो इनकी संधि यहाँ पे हुई है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, यंग हस्बैंड अभियान किस देश में था? तो यंग हस्बैंड अभियान था तिब्बत के लिए। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो ये तिब्बत वाला जो अभियान है उसके बारे में बहुत डिटेल से दे रखा है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दे रखे हैं। इसी समय पे क्या हुआ था, यंग हस्बैंड अभियान के कारण ही चाइना को बहुत ज़्यादा उसी टाइम तिब्बत पे अपना प्रभाव मिल गए थे, और अंग्रेज क्या सोचते थे कि रूसी प्रभाव को यहाँ पे कम करना है, और विभिन्न प्रयासों के बावजूद भी दाई लामा ने अंग्रेजों की शर्त नहीं मानी थी, और तिब्बती सेना और अंग्रेजों के मध्य गुरु नामक स्थान पर युद्ध हुआ, और लहासा की संधि के द्वारा युद्ध का समापन हो गया था। तो ये तिब्बत है। यंग हस्बैंड अभियान कर्नल यंग के नेतृत्व में हुआ था, और इस समय कब हुआ था? 1905 के आसपास के करीब, जब लॉर्ड कर्जन हमारे इंडिया में था। तो 1911 में चला गया था, तो उसी समय पे कहीं पे हुआ है ये। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा ए। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आशा है आप सभी को पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।